गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज छोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे अपना छठा अध्याय पुष्पी पादपों की शारीरिकी या एनाटॉमी। तो हमने कल उत्तक और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था। देखिए, अगर हम संगठन के स्तर की बात करें तो सबसे पहले सजीव वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कोशिका उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का समूह मिलकर क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक की अपन ने बात की थी। कोशिकाओं के समूहों को संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब उत्तक का समूह जो है वो क्या कहलाता है? उत्तक का समूह कहलाता है उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र का समूह कहलाता है अंग, और अंग का समूह कहलाता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र का समूह कहलाता है शरीर। यहाँ आज हम अध्ययन करेंगे उत्तक तंत्र का। पादपों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के पश्चात दूसरा अपना भरण उत्तक तंत्र, और भरण उत्तक तंत्र के पश्चात अपना तीसरा उत्तक तंत्र जो है वो क्या है? वो है संवहनीय उत्तक तंत्र। संवहनीय उत्तक तंत्र। तो संवहनीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा अपना जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूं एक बार के लिए, आपको समझने के लिए। जब भी हम मूल, स्तंभ और पर्ण की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो क्रमशः ये परतें इनमें पाई जाएगी। कौन कौन सी परतें? सबसे पहले ऊपर की ऊपर बाहर की तरफ अपन देखें तो ये इस प्रकार की जो परत है इसको अपन अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या अधिचर्म, ठीक है। और अधिचर्म के बाहर अगर अपन बात करें पत्तियों की तो जो मरुद्भिद पादपों की पत्तियां होती है उनके अंतर्गत एक स्तर और पाया जाता है। अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है जिसे हम क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। और पर्ण की अगर बात करें या स्तंभ की बात करें तो इनके अंदर जो ये अधिचर्म होती है, इस अधिचर्म में विशेष प्रकार की संरचना इस प्रकार से पाई जाती है जिसको अपन रंध्र भी कहते हैं। तो अगर अपन बात करें किसकी? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की बात करें तो यहाँ पर एक संरचना होगी अपने पास उपत्वचा, एक संरचना होगी रंध्र, एक संरचना होगी अधिचर्म। इसके अलावा जब अपन ने मूल और तने में अंतर की बात की थी तो मूल में आप लोगों को याद होगा, मूल में क्या होता है? एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं, और स्तंभ जो होता है उस स्तंभ में बहुकोशिकीय स्तंभ रोम पाए जाते हैं। तो ये स्तंभ रोम चाहे तने के रोम हो या मूल के रोम हो, इनकी उत्पत्ति भी कहां से होती है? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत होती है। उसके पश्चात भरण उत्तक की बात करें तो भरण उत्तक के अंतर्गत ये वाला जो भाग है वो अपना कहलाता है परिरंभ। परिरंभ के अंदर की तरफ कोशिकाओं का जो आवरण है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा। तो यहां तक का जो भाग है, यहां अधिचर्म के नीचे से लेके और परिरंभ तक, ये वाला भाग कहलाता है वलकुट, या इसी को हम क्या कह देंगे? भरण उत्तक तंत्र। वलकुट को भी कई भागों में विभाजित करेंगे, वो अपन भरण उत्तक तंत्र के अंतर्गत बात करेंगे। फिर एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? एंडोडर्मिस के अंदर इस प्रकार से क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन संवहनीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत, ये बाहरी जो आवरण है सुरक्षात्मक परत है, इसका अध्ययन हम करेंगे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत। तो ये 3 प्रकार के उत्तक तंत्र अपने को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, उसके बाद में भरण उत्तक तंत्र, और उसके बाद में संवहनीय उत्तक तंत्र। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसकी? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत अपने पास क्या क्या आ गया? सबसे पहले अधिचर्म। अधिचर्म जो है एक कोशिकीय परत होती है और पेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, यानी मृदुतक की बनी हुई होती है, जिसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ संलग्न रहता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम के जैसे पदार्थों की बनी हुई एक परत होती है जिसको हम क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। क्यूटिकल किस लिए पाई जाती है?
पानी की हानि को रोक सकती है। अच्छा, दूसरी बात, जो जड़ होती है, जड़ का यहां आपको एक नंबर का प्रश्न बता देता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है। जड़ की जो अधिचर्म होती है उसको अधिचर्म या एपिडर्मिस न कह के उसको कहते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल कभी भी नहीं पाई जाती। जड़ क्या है? पादप का भूमिगत भाग है और भूमिगत भाग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। भूमिगत भाग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने के कारण इसके ऊपर कभी भी क्यूटिकल नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एपिब्लेमा, यानी मूल की सबसे बाहरी परत एपिब्लेमा। जड़ और पत्ती तने और पत्ती की बाहरी परत जो है वो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। एक स्तरीय परत की बनी होती है और इसी से क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जड़ में एक कोशिकीय मूल रोम का निर्माण होता है और तने में बहुकोशिकीय स्तंभ रोम का निर्माण होता है। तो रोम, उपत्वचा, अधिचर्म और रंध्र ये सब मिलकर क्या करते हैं? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो अपना मेन टॉपिक रह गया वो है रंध्र। तो यहाँ रंध्र की संरचना प्राय परीक्षा में पूछी गई है, तो आप रंध्र की संरचना देख लीजिए। ये रंध्र कहाँ है? अधिचर्म में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक रंध्र जो है वो 2 परतों से घिरी हुई संरचना होती है। प्रत्येक रंध्र जो है वो 2 कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना होती है। अंदर की तरफ मोटी प्रत्यास्थ भित्ति वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ये इसकी भित्ति को अपन थोड़ा सा यूं कर दें, मोटा बना दे, तो इसका मतलब ये प्रत्यास्थ भित्ति हो गई इसकी, जो मोटी होती है, संकुचनशील और शिथिलन का इसमें गुण पाया जाता है। अगर अपन इस रंध्र की बात करें जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये रंध्र किस प्रकार का है? ये रंध्र खुले प्रकार का है। तो ये तो क्या हो गया अपना रंध्र। और प्रत्येक रंध्र जो 2 प्रकार की कोशिका, ये एक कोशिका है जिसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिका पतली भित्ति वाली लंबे आकार की या बड़े आकार की कोशिकाएं होती है। और ये जो 2 कोशिकाएं हैं जिनकी मोटी भित्ति है, इनको अपन कहते हैं द्वार कोशिका या गार्ड सेल। ठीक है, ये इसका केंद्रक और हरित लवक युक्त होती है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, ये एक और रंध्र है जो कि बंद रंध्र है। ये क्या है? बंद रंध्र है। और ऊपर वाला जो है वो खुला रंध्र है। ये देखिए, ये रंध्र क्या हो गया? बंद है, ये रंध्र खुला है। तो इसका मतलब जब द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है तो ये क्या करती है? जल अवशोषित करके फूल जाती है और फूलने पर दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ग्लूकोज की मात्रा इनमें बन जाती है, तो इनकी सांद्रता बढ़ जाती है और सहायक कोशिकाओं से जल जो है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। और द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात ये स्फीत अवस्था में आ जाती है या यूं कहें फूल जाती है और रंध्र जो है खुल जाता है। रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो इनकी सांद्रता कम हो जाती है, तो जल जो है इनसे सहायक कोशिकाओं में आ जाता है और ये शिथिल अवस्था में आ जाती है और रंध्र जो है वो बंद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? रंध्र जो है अपने को पता है गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं और जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है यानी वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? जल की वाष्प के रूप में हानि। यह जल भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहरी वातावरण में मुक्त होता है। तो ये रंध्र जो है वो अधिचर्म में पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र 2 प्रकार की कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना होती है, मोटी, छोटी, प्रत्यास्थ भित्ति वाली, जिसमें हरित लवक भी पाया जाता है। और हरित लवक पाए जाने के कारण ये क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। द्वार कोशिकाएं कहलाती है। द्वार कोशिकाओं को घेरे हुए बड़े आकार की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है। बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता भी पाई जाती है। सहायक कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं को घेरे हुए रहती है। तो इस प्रकार से ये अपनी क्या होगी? रंध्र की संरचना। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भरण उत्तक तंत्र। धन्यवाद।